एक हस्बैंड को अपनी वाइफ पे शक हुआ। उसे ऐसा लगा कि उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी गैर मर्द के साथ, और इसीलिए वो हस्बैंड बहुत विजिलेंट हो गया और अपनी वाइफ पे ताक झाँक करने लगा, देखने लगा, ऑब्जर्व करने लगा कि कहीं इसका बिहेवियर कुछ अलग तो नहीं। उसके बाद शक बढ़ता गया। उस हस्बैंड ने एक दिन अपनी वाइफ का मोबाइल फ़ोन किसी तरीके से अपने पोजीशन में ले लिया और उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर, मतलब वाइफ जो सिम यूज़ करती थी, उस कंपनी के पास गया। जियो की कंपनी थी और वहाँ पे उन्होंने कॉल डिटेल रिकॉर्ड के लिए रिक्वेस्ट किया। जियो ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो है वो दे दिया, जिसके कारण हस्बैंड को पता चल गया कि उसकी वाइफ किस थर्ड व्यक्ति से, जो थर्ड पर्सन था, उससे कितना बात करती है। और उस पर्टिकुलर कॉल रिकॉर्ड को फिर कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया, ये चीज़ शो करने के लिए, साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि देखिए ये एडल्ट्रस रिलेशनशिप है, मेरी वाइफ किसी थर्ड पर्सन से बात करती है और इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ यहाँ पे है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी और लग भी रहा होगा कि बात तो सही है। यदि रिकॉर्ड निकल के आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, वाइफ एडल्ट्रस रिलेशन में थी। अब क्वेश्चन जो लॉ का है वो अलग है। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि क्या इस तरीके से जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, जैसे इस पर्टिकुलर केस में किया गया था, क्या ये कोर्ट में एडमिसिबल है? देखिए, मैं कई बार कहता हूँ कि लॉ एक अलग चीज़ है, सोशल, इमोशनल, ज्योग्राफिकल, ये सारे फैक्टर्स एक अलग चीज़ है। जबकि लीगल क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ लॉ क्या है उसको फॉलो किया जाता है। अब जब माननीय कोर्ट ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ को डील किया कि क्या ऐसे एविडेंसेस को, भले ही एविडेंसेस अगेंस्ट द वाइफ हैं, यदि इन एविडेंस पे रिलाई कर लिया जाए तो ये शो हो जाएगा कि वाइफ का किसी और थर्ड पर्सन के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इस तरीके से कलेक्टेड एविडेंसेस को क्या कोर्ट एक्सेप्ट करेगी? क्वेश्चन ऑफ लॉ के टर्म में यदि बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वेदर दीज एविडेंसेस आर एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट। यही क्वेश्चन को डील करते हुए अभी 2 दिन पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर पास किया गया है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। और इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया कि यदि हस्बैंड इस तरीके से छिप करके यदि एविडेंस को कलेक्ट करता है अगेंस्ट द वाइफ, देन दीज एविडेंसेस शैल नॉट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एक पैराग्राफ रेलिवेंट है, उसको पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं, बाकी आप पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इस केस को डील करते हुए माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने कोट किया है, ट्रस्ट फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप। द स्पाउसेस मस्ट हैव इम्प्लिसिट एंड टोटल फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन ईच अदर। Snooping on the other destroys the fabric of marital life। मतलब यदि ताक झाँक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो ट्रस्ट है वो टूट जाता है और इसलिए मैरिटल डिस्कॉर्ड आ जाता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। अब फिर जैसा आप कहते हैं कि वन कैन नॉट प्राय ऑन अदर, मतलब एक दूसरे की निजी जिंदगी में दखलंदाजी ना करें तो अच्छा है। कमिंग स्पेसिफिकली टू द पोजिशन ऑफ विमेन, इट इज़ बियॉन्ड डिस्प्यूट दैट दे हैव देयर ऑन ऑटोनॉमी। दे आर इंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट दैट देयर प्राइवेट स्पेस इज़ नॉट इन्वेडेड। मतलब यहाँ पे राइट टू प्रिवेसी की बात की जा रही है कि राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है, तो हस्बैंड को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी सूरत में वाइफ की प्रिवेसी वायलेट ना हो। द वाइफ में मेंटेन अ डायरी लिख सकती है, हर दिन अपने डायरी में कुछ लिख सकती है। शी मे जॉट डाउन हर थॉट्स एंड इंटीमेट फीलिंग्स, उनके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही है वो किसी डायरी में या कहीं नोट बना के रख सकती है। शी हैज़ एवरी राइट टू एक्सपेक्ट दैट हर हस्बैंड विल नॉट रीड इट्स कंटेंट्स एक्सेप्ट विथ हर कंसेंट। व्हाट अप्लाइज टू डायरी विल अप्लाई टू हर मोबाइल फ़ोन ऑल्सो। तो जो डायरी पे अप्लाई होता है वो मोबाइल फ़ोन पे भी अप्लाई होगा। और इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, इस पर्टिकुलर केस में तो उसका मोबाइल लेकर के डेटा निकाल लिया गया था जिसमें पाया गया था कि वो गलत कर रही है। फिर भी कोर्ट कह रही है कि ना, ये राइट टू प्रिवेसी की बात है, मैं इस पर्टिकुलर एविडेंस पे रिलाई नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं ना अंधा कानून, ये अंधा कानून ऐसा ही होता है जो सोशल इमोशनल इन्फ्लुएंस से बिल्कुल परे होता है। आगे पढ़ते हैं, कहते हैं कि ऑब्टेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द प्रिवेसी ऑफ द वाइफ विदाउट हर नॉलेज एंड कंसेंट कैन नॉट बी व्यूड बिलाइंगली। फिर जैसा आप कहते हैं कि ओनली इफ इट इज ऑथोरिटेटिवली लेट डाउन दैट एविडेंस प्रोक्योर्ड इन ब्रीच ऑफ द प्रिवेसी राइट्स इज नॉट एडमिसिबल, स्पाउसेस विल नॉट रिसोर्ट टू सर्विलेंस ऑफ अदर। तो जैसा आप कहते हैं कि ये जब तक ऑथोरिटेटिव तरीके से नहीं कहा जाए कि ऐसे एविडेंस एडमिसिबल नहीं होंगे, तब तक हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे ताक झाँक एक दूसरे पे करते रहेंगे। और फिर लास्ट में कहा गया कि प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इंक्लूड्स स्पाउसल प्रिवेसी ऑल्सो एंड एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय इन्वेडिंग दिस राइट इज इनएडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कैसे भी एविडेंसेस हों, वो बात बिल्कुल सही है कि उससे ये बात शो हो रहा है कि वो किसी तीसरे मत से बात करती थी, लेकिन कोर्ट का ये मानना है कि इस तरीके से जो कलेक्ट हुआ एविडेंस, जो प्रोक्योर हुआ एविडेंस, दैट विल नॉट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब जो डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में देंगे उस पर कोर्ट रिलाई ही नहीं करेगी, उसे देखेगी नहीं जब भी ऑर्डर पास करना होगा। आपको ये न्यूज़ कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि इस तरीके से हस्बैंड
यदि कलेक्ट ना कर पाए एविडेंस तो आखिर कैसे करें? आपका क्या विचार है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, आप नीचे कमेंट करेंगे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।